हेलो एवरीवन। मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 20 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। मुझे जो सेंटर मिला था वह दुर्ग छत्तीसगढ़ का भारती कॉलेज था, जो मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। और मैं सेंटर पे 8:25 लगभग 5 मिनट पहले गेट बंद होने के पहुंच गया था। और वहाँ पे जो एंट्री हो रही थी, एंट्री जो करा रहे थे और जो चेकिंग वेकिंग हो रही थी वो स्मूथली हो रही थी, वहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर जब मैं एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचा और लॉगिन किया तो उसके बाद और एग्ज़ाम के दौरान मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ी है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में जाता हूँ तो मेरा एंट्री वेरिफिकेशन होती है और मुझे सिस्टम नंबर अलॉट होता है। तो मुझे सिस्टम नंबर 40 अलॉट होता है और जैसे ही मैं सिस्टम नंबर 40 के पास जाता हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है बेंच के ऊपर में टैग रहता है कि ये सिस्टम नंबर 40 है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे कोई और ही स्टूडेंट बैठा हुआ था। अब वो स्टूडेंट के जो कंप्यूटर था, सिस्टम था, उसमें ऑलरेडी उसका ही फ़ोटो और वो सारी चीज़ें थी। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरा कौन-सा है करके। तो फिर मैं उसके बाजू वाले को जब देखा तो उसमें 42 लिखा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद एक इन्विजिलेटर आता है और वो मुझे बताता है कि आपको जो है कंप्यूटर सिस्टम में देखना है, ना कि उसके बेंच में देखना है कि सिस्टम नंबर क्या है। तो इन लोग को एक छोटा सा है, वैसे तो उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना तो करके रखना ही चाहिए कि बेंच पे आपको वही सिस्टम नंबर लिख के रखना चाहिए जो ऑलरेडी वो सिस्टम है, ना कि आप पुराना वाला रख दिए हो और सिस्टम नंबर कुछ और ही है। तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ मुझे। फिर जैसे ही मैं बैठा, वैसे तो सारे इन्विजिलेटर कोऑपरेटिव थे, तो उन लोग कोऑपरेट कर रहे थे अच्छे से। तो उन लोगों ने आके मुझे सारी चीज़ें बताई कि ये सारी चीज़ें लिखना है और जो एडमिट कार्ड का नीचे वाला है, उसको भी पहले से ही पढ़वा लिए थे। तो उसमें भी कोई उन लोग अपने से कुछ डिले नहीं कर रहे थे, तो वो ठीक था। और जैसे ही फिर दूसरा प्रॉब्लम आया कि मुझे जो बेंच मिला था और जो बेंच मिला था, वो कुछ ज़्यादा ही छोटा था। आप लोग तो जानते ही हो कि जो आंसर शीट होती है, मतलब रफ शीट जो होती है, वो कितना छोटा होता है। तो उसको जब मैं वर्टिकली अगर रखूँ, तो वो भी पूरी तरीके से नहीं रखा रहा था, वो आधा ही रखा रहा था। उसको मैं हॉरिज़ॉन्टली रखूँ तभी वो पूरे तरीके से आ रहा था। तो मतलब लिखने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम तो हो रही थी मुझे। और ये सब तो अब हो गई छोटी-मोटी प्रॉब्लम। इसके बाद जो मेन प्रॉब्लम जो आई, जो टेक्निकल इश्यू आया मेरे में, वो ये था कि जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा था, तो लॉगिन के टाइम पे जो माउस है, वो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। 3 से 4 बार क्लिक करने के बाद में वो क्लिक हो रहा था। तो जाके फिर मेरा लॉगिन हुआ। तो मुझे पहले लगा कि शायद माउस में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उसके बाद माउस ठीक हो गया। जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था, सारी चीज़ें ठीक से क्लिक हो रही थी और सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। तो फिर मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को हुआ, वो ये था कि जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करता था, तो वो डायरेक्ट चला जाता था। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन में सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो वो ना कि दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जा रहा है, वो तीसरे नहीं तो चौथे क्वेश्चन पे चला जा रहा है ऑटोमेटिक। इतना ज़्यादा मतलब वो हो रहा था, तो मेरे को समझ नहीं आया। पहले तो मुझे लगा शायद 1-2 बार ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, हर बार ये चीज़ हो रहा था। तो वो मेरा टाइम और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम वो खा रहा था वो। मतलब इतना मेरे को इरिटेशन हो रहा था उस चीज़ से कि बार-बार मेरा वो हो रहा है, फिर मेरे को वो जा रहा है, फिर से मेरे को वापस जाके क्वेश्चंस देखना पड़ रहा है। ऐसे में कई बार ये होता है कि क्वेश्चंस भी छूटने के डर रहते हैं। अब ये सब तो हो गई एग्जाम हॉल में मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्या सिस्टम में जो इशू आया, वो सब के बारे में मैं आप सबको बता ही चुका हूँ। अब आ जाते हैं मेन एग्जाम पे कि मेन एग्जाम कैसा था। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग अटेम्प्ट किया। तो मैंने भी पहले बहुत सारे लोगों का एग्जाम एनालिसिस देख चुका था। तो उसमें सबके सबका बोलना ये था कि रीजनिंग बहुत ईजी पूछ रहा है, इसलिए मैं सबसे पहले रीजनिंग ही अटेम्प्ट किया। और जब मैं रीजनिंग जब अटेम्प्ट किया तो मेरे को भी समझ आ गया कि हाँ, रीजनिंग तो काफ़ी ईजी पूछ रहा है। मतलब इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बेसिक बेसिक ही मतलब ट्रिक लगा हुआ था, तो उसी से सॉल्व करना था। और टेक्निकल इशू होने के बावजूद मैं 10 से 12 मिनट में पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर लिया। 25 में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। जनरली जब मैं घर में अटेम्प्ट करता हूँ तो मुझे 14 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो मतलब रीजनिंग तो मेरे हिसाब से बहुत ईजी था। अब आ जाते हैं उसके क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बता सकता, बट बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चन तो थे ही, साथ में मैथ्स के भी क्वेश्चन थे और इंग्लिश के भी क्वेश्चन थे। अब इंग्लिश के क्वेश्चन सोच के आप सोच रहे होगे कि इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे हैं। तो इंग्लिश का क्वेश्चन मतलब मिस स्प्लिट पूछा हुआ था। इसके बाद मैं मैथ्स अटेम्प्ट किया, क्योंकि जो जब मैंने एनालिसिस देखा था तो सबका बोलना था कि रीजनिंग और मैथ्स बहुत ईजी पूछ रहा है और इंग्लिश और जीके बहुत टफ पूछ रहा है और बहुत लेंदी। इसलिए मैंने तुरंत ही अपना जो स्ट्रेटजी है वो चेंज कर लिया और पहले रीजनिंग और उसके बाद मैथ्स। तो मैथ्स जब मैं अटेम्प्ट करने के लिए जब अटेम्प्ट करना जब चालू किया तो मुझे समझ आ गया कि मैथ्स इतना भी ईजी नहीं है, बट इतना टफ भी नहीं है। मैथ्स का अगर नॉर्मली कोई पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, या फिर ठीक से थोड़ा बहुत तैयारी किया है, तो एटलीस्ट कम से कम 20 to 21 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ कुछ में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि कैलकुलेशन था इस कारण से, बट उतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा था। लेकिन बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो सच में टफ थे। वो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। मेरे को तो 2 क्वेश्चन उनमें से आता ही नहीं था, इसलिए मैं उसको पहले ही छोड़ दिया। 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। एक क्वेश्चन जो था वो मुझे गलत लगा। मैंने उसको 3 बार सॉल्व किया, लेकिन उसके बाद भी वो सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं समझ गया कि ये क्वेश्चन या तो गलत है या तो बन नहीं रहे अभी तो फिर उसके बाद मैं उसको छोड़ दिया। इसके बाद मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया। इंग्लिश मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने रिव्यू देखा हुआ था, तो उसमें सबका कहना था कि पैराजंबल के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और पैसेज बहुत लेंदी पूछ रहा है। बट मेरे शिफ्ट में तो इसका अपोजिट हुआ, क्योंकि पैराजंबल के क्वेश्चन सिर्फ 2 थे। हाँ, भले वो बहुत टफ थे,
क्योंकि उसमें से जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग लाइन होता है और एंडिंग लाइन होता है, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा था। और ऐसा हो रहा था कि दो दो ऑप्शंस में मीनिंग्स बना रहे थे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था वो। और पैसेज तो पूछा ही नहीं, पैसेज की जगह क्लोज टेस्ट पूछा था, जो बहुत ज़्यादा हार्ड था। पैसेज भले ही मतलब क्लोज टेस्ट भले ही छोटा था, लेकिन हार्ड था, क्योंकि उसके तीन तक में तो एक थीम चल भी रहा था, और उसके बाद वाले में तो थीम ही नहीं चल रहा था। वो कहाँ से वन वर्ड्स पूछ लिया, उसमें समझ ही नहीं आया कि कहाँ से वन वर्ड्स आ गया, वो भी उस थीम से रिलेटेड नहीं था। तो ओवरऑल इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश मेरे को टफ साइड में ही लगा है। लेंदी नहीं था, जैसे कि लोग बता रहे थे कि लेंदी था उनके शिफ्ट में, मेरे शिफ्ट में लेंदी नहीं था। लेकिन यही है कि मतलब टफ लगा कि बन नहीं सकता। जिसका पकड़ लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, पकड़ है, तो उसके लिए तो फिर ये ईजी है। अब मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मेरा लैंग्वेज में पकड़ बिल्कुल नहीं है। भले मेरे नंबर्स ठीक ठाक आ जाते हैं, बट उतना कुछ पकड़ नहीं है, तो मेरे को टफ साइड में लगा। इसके बाद मैंने जीके अटेम्प्ट किया, तो जीके का लेवल मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सब बोल रहे थे कि जीके बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत रैंडम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं था। हाँ, प्रेडिक्टेबल भी नहीं था, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ दे रहे हैं, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट में पूछ लिया रहा था, उस टाइप से तो नहीं पूछा है। और साथ में ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं थे। तो लेकिन जीके का लेवल अच्छा था, क्योंकि इसमें हर हर सेक्शन से क्वेश्चन था और डीपली क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए हो आप और उसके बाद आप उसका आंसर कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन बोल सकते हैं कि एकदम लीक से हट के क्वेश्चंस तो नहीं थे। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, मैंने तो 18 अटेम्प्ट किया है, वो भी गैस के साथ में। ऐसा नहीं है कि एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ मैं अटेम्प्ट किया हूँ, मैंने गैस लगाया है। आप लोग अगर मेरा मॉक टेस्ट का अगर स्कोर देखते होगे, तो उसमें भी मैं 18 से 19 क्वेश्चन जनरली अटेम्प्ट करता हूँ। तो कई बार मेरे ऐसे होते हैं कि 30-35 भी पहुंच जाते हैं, और कई बार तो सिर्फ 13 भी आते हैं। इवन कई बार तो मेरे 9 भी आए हुए हैं। तो 100% तो मैं नहीं बोल सकता, बट मैंने 18 अटेम्प्ट किया है। तो ओवरऑल मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और लेवल की बात करें तो ना तो ये बहुत ज़्यादा इजी था पेपर, और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये कहीं ना कहीं मॉडरेट से हार्ड साइड में था, क्योंकि इसके इंग्लिश तो मेरे को हार्ड साइड में ही लगा। मैथ्स तो मेरे को प्रॉपर मॉडरेट लगा, एकदम इजी नहीं था हलवा की तरह जैसे रीजनिंग था, वैसा तो बिल्कुल नहीं था। और अगर जीके की बात करूँ तो जीके तो हार्ड ही था। भले उसके क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल, थोड़े बहुत प्रेडिक्टेबल थे, लेकिन यही है कि डीप पूछेगा तो फिर उसके बाद में होता है कि वो टफ ही लगता है। और आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि आपको क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं, बट वो एक हिसाब से गैस हो जाता है। सही भी हो सकता है और गलत भी। तो मेरे हिसाब से तो ये मॉडरेट साइड में है। आने वाले शिफ्ट्स के लिए मैं यही टिप्स दूंगा कि रीजनिंग भले इजी आ रहा है, लेकिन उसको आप थोड़ा अच्छे से करो, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। अगर यहाँ पे आप एक एक भी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते हो, तो फिर उसका आपको बहुत नुकसान होगा। वही मैथ्स में अगर देखा जाए, तो मैथ्स में मैं यही बोलूंगा कि आप स्मार्टली सेलेक्ट करो क्वेश्चंस को, कि हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप अपने ईगो पे ले लिए हो और वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे और आप उसको बनाए जा रहे हो। क्योंकि कई क्वेश्चंस गलत भी पूछा जा रहा है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन गलत हो और आप उसी के पीछे पड़े हुए हो, फिर उसके बाद आपका टाइम जो है वो ओवर हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे फिर। तो आप स्मार्टली उसको स्किप कर दो। फिर लास्ट में अगर टाइम बचता है, तो फिर से एक बार अटेम्प्ट करके देख लो। वहीं इंग्लिश के लिए अगर बोलूँ, तो इंग्लिश तो अनप्रेडिक्टेबल आ रहे हैं। किसी शिफ्ट में पैसेज पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट पूछ रहा है, तो किसी शिफ्ट में कुछ और पूछ रहा है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर रहो कि अगर पैसेज पूछ रहा है तो हम पैसेज भी बना लेंगे, अगर क्लोज टेस्ट पूछ रहा है तो क्लोज टेस्ट भी बना लेंगे, पीक्यूआरएस अगर दे रहा है ज़्यादा क्वेश्चन तो उसको भी कर लेंगे। इस टाइप से माइंड सेट से रखो, एकदम डिस्टर्ब से मत रहो कि हाँ क्या पूछ देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कुछ भी पूछ रहे हैं, हर शिफ्ट में अलग अलग पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में कुछ और पूछ लिया जाए। अगर आप पहले से ही पैनिक करोगे, तो वहां पे तो और नहीं बनेगा। हो सकता है इजी क्वेश्चंस भी आपको टफ लगने लग जाए उस टाइम पे। वहीं जीके की बात करूँ, तो जीके एकदम वाइड कवरेज है। उस इतना ज़्यादा उसका वास्ट है सिलेबस की, आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एकदम ही अगर 2-4 दिन बचा हुआ है इवन एग्जाम, अब आगे वाले लोग को तो मैं यही बोलूंगा कि कुछ नया मत पढ़ो। किसी के भी रिव्यू में अगर आपको बोला जा रहा है कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार में ना आए। तो आपका क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप मैथ्स के जो अपने फॉर्मूला है उसको रिवाइज कर लो, या फिर क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अपने आप वोकैब को रिवाइज कर लो, उसके रूल्स को रिवाइज कर लो। ये ज़्यादा बेटर प्लान रहेगा एज कम्पेयर टू आप अगर मान के चलो कि आपको कोई नया टॉपिक पता चल रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो वो बिल्कुल मत करो। तो ये रहा मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मुझे लगता है कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि पेपर कैसे आ रहा है और क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है। बट मैं यही बोलूंगा कि आप ये मत सोचो कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है वो आपको भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही फेस करनी ना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपको इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि अगर आप कोलकाता साइड में जाओगे या फिर और भी कहीं जाओगे इस साइड में, तो वहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि एग्जाम ही सही से कंडक्ट नहीं हो रहा है। और कहीं पे जाओगे तो वहाँ पे तो एकदम स्मूथली कंडक्ट हो रहा है। तो ये जगह जगह का भी फर्क है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऊपर से ये पूरा ऑल इंडिया का पेपर है, तो कुछ भी हो सकता है। आप अपने साइड वाले में क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने शिफ्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कुछ नहीं, पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, और हो सकता है कि आप एग्जाम में टेक्निकल इश्यूज आ जाए। तो ये है कि डरना नहीं है, आपको पहले से कुछ पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये नॉर्मली सबके साथ हो ही रहे। और एक बार ये पेपर हो जाए और इसी तरीके से चला है सब जगह पे, तो
सारे टीचर्स और हम सब के सब एस्पिरेंट कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो इस तरीके से बिल्कुल भी पैनिक मत करना। एग्ज़ाम एकदम फ्री माइंडेड से होके जाना और एकदम ही हर कुछ भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ को मतलब सहने का या फिर उसको फेस करने का आप अपने अंदर से मेंटालिटी बना के जाना। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पे आप पैनिक कर गए, फिर उसके बाद तो ईज़ी भी पेपर आएगा, जैसा भी पेपर आएगा, आपका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।